हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई सीरीज रात्रि के यात्री। इस सीरीज में 5 स्टोरीज हैं और पांचों स्टोरीज सेक्स वर्कर्स से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है रुद्र नाम के लड़के से जो अपनी माँ से लड़ रहा था। उसे आज ही पता चल गया था कि उसकी माँ एक सेक्स वर्कर थी। इसकी वजह से वो अपनी माँ से नफरत करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो इतना गंदा काम कैसे कर सकती है और शायद इसी वजह से उसके पापा भी उन्हें छोड़कर चले गए। रुद्र की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र उनकी एक बात नहीं सुनता। जिसके बाद रुद्र गुस्से से अपने घर से चला जाता है। वो काफी रो रहा था, तभी उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। रुद्र के पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन खुद ये सब काम करते हुए भी उन्होंने रुद्र को इससे काफी दूर रखा। उन्होंने ये सब कुछ रुद्र की परवरिश के लिए किया था, लेकिन आज रुद्र ही उनसे नफरत करता है। उसकी माँ उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन रुद्र काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद वो एक ब्रोथल में जाता है क्योंकि वो वहाँ की औरतों को देखना चाहता था। उसे काफी गुस्सा था कि ये औरतें ऐसा काम कैसे कर सकती है। वहाँ पर उसे एक डीलर मिलता है और रुद्र उसके मुंह पर पैसे फेंकता है। जिसके बाद वो डीलर रुद्र को एक निशा नाम की सेक्स वर्कर के पास लेकर जाता है। निशा रुद्र से काफी प्यार से बात कर रही थी, लेकिन रुद्र काफी ज्यादा गुस्सा था। वो निशा को चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा काम कैसे कर सकती है। निशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये काम कोई शौक से नहीं करता, लेकिन रुद्र उसकी बातें नहीं सुन रहा था। वो कहता है कि उसकी माँ ने भी ये काम शौक से ही किया होगा और निशा भी ये काम शौक से ही करती होगी। तभी वहां पर निशा की बेटी सिमी आती है। सिमी को देखकर रुद्र सिमी से कहने लगता है कि उसकी माँ एक सेक्स वर्कर है। वो बहुत ही गंदा काम करके अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। वो सिमी से कहता है कि उसे ऐसी माँ को छोड़कर भाग जाना चाहिए। निशा रुद्र को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र निशा को थप्पड़ मारता है। जिसके बाद निशा सिमी को वहां से भेज देती है। निशा रुद्र को डांटने लगती है कि उसने आज जो सिमी के साथ किया है वो जिंदगी भर इसे नहीं भूलेगी। वो ये कभी नहीं भूल पाएगी कि कोई आदमी आकर उसकी माँ को थप्पड़ मारकर चला गया। वो रुद्र से कहती है कि उसे पता है कि उसके पापा कहाँ हैं, लेकिन रुद्र के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। निशा कहती है कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफें सहन करके उसे संभाला होगा। इतना सब कुछ दुख होते हुए भी उन्होंने रुद्र को इस जगह से हमेशा दूर रखा। पता नहीं रुद्र की माँ ने भी कितने लोगों से थप्पड़ खाए होंगे, तब जाके वो रुद्र की परवरिश कर पाई होगी। वो रुद्र से कहती है कि आज वो जो भी लाइफस्टाइल जी रहा है वो उसकी माँ की वजह से ही है, इसलिए रुद्र को अपनी माँ को थैंक्स कहना चाहिए, ना कि उन्हें गालियां देनी चाहिए। जिसके बाद रुद्र काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी वहां पर सिमी आती है और वो रुद्र के आंसू पोंछ देती है। सिमी को देखकर रुद्र और ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद वो घर जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता हुआ रोने लगता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक राजेश नाम के बूढ़े आदमी से। राजेश एक ब्रोथल में गया था, लेकिन वहां पर पुलिस आती है, इसलिए वो वहां से भाग रहा था। पुलिस वैन आकर राजेश के पास रुकती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तो राजेश बताता है कि उसे भूलने की बीमारी है और वो यहाँ आ गया था। जिसके बाद पुलिस वाले राजेश को घर छोड़ देते हैं और हमें पता चलता है कि राजेश अपने घर में 2 किराएदारों के साथ रहता है। राजेश का एक बेटा है जो फॉरेन में रहता है और कभी कभार इंडिया आता है, और राजेश यहाँ पर काफी अकेला फील करता था, इसलिए वो ऐसा कुछ करना चाहता है। राजेश के किराएदारों से कहते हैं कि उसे अगर ब्रोथल में नहीं जाना तो वो उसके लिए घर पर ही इंतजाम कर सकते हैं। राजेश पहले तो मना कर रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाता है। जिसके बाद उसका एक किराएदार एक रूप नाम की लड़की को घर पर बुलाता है, लेकिन जैसे ही रूप को उसका दूसरा किराएदार देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। वो रूप नहीं बल्कि साधना थी जो उसके गाँव में रहती थी। वहां पर वो लड़का उससे प्यार करता था, लेकिन साधना घर से भाग गई। सबको लगा था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन यहाँ पर वो ये सब काम कर रही थी। इसलिए वो लड़का तुरंत साधना के घर वालों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि साधना एक सेक्स वर्कर है। जिसके बाद साधना के घर वाले यहाँ पर आते हैं और साधना को बहुत डांट कर वहाँ से लेकर जाते हैं। तो वही राजेश के पड़ोसी उसके कैरेक्टर पर काफी सवाल उठा रहे थे। ये सुनने के बाद राजेश काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और उसका मूड ठीक करने के लिए उसका किराएदार उसे एक रेड लाइट एरिया में लेकर जाता है। वहाँ पर राजेश को 412 रूम में जाना था। जब वो वहाँ पर जा रहा था तो उसे एक औरत मिलती है जो शायराना अंदाज में राजेश के साथ बात करती है। राजेश भी उससे बात करता है, जिसके बाद वो रूम में चला जाता है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका मूड काफी ज्यादा खराब था। जब वो राजेश को देखती है तो उसे डांटने लगती है कि उसके जैसे थरके बुड्ढे पता नहीं यहाँ पर क्यों आते हैं।
जबकि ये सब करने की उनकी उम्र गुजर चुकी है। ये सब सुनकर राजेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़की से कहता है कि हाँ वो थरकी है, क्योंकि जब वो जवान था तब भी उसमें थरक थी काम करने की। उसने काफी ज्यादा काम किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस सेट किया। जिसके बाद उसमें थरक थी वो थी प्यार की। जिस लड़की से प्यार किया उसी से शादी की, जिसके बाद उसका एक बेटा हो गया, लेकिन उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। अगर वो चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी थी। तब भी उसमें थरक थी जिम्मेदारी निभाने की। आज तक उसने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन आज अगर उसे अपनी लाइफ में खालीपन फील हो रहा है और उसे सेक्स चाहिए तो इसमें क्या बुराई है। ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़की समझ जाती है कि वो गलत थी। तभी वहां पर वो औरत आती है जो राजेश से बाहर मिली थी। वो औरत राजेश से कहती है कि वो भी बहुत अकेली है, उसे भी किसी का साथ चाहिए और अगर वो चाहे तो वो दोनों साथ हो सकते हैं। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हो जाता है और वो भी उसके साथ जाने लगता है। और यहीं पर हमारी दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक जेल से, जहां पर नन्हे सिंह रहता था। आज नन्हे सिंह 17 साल की सजा काटने के बाद फिर अपने गांव हरियाणा में वापस जा रहा था। वो वापस जाते हुए सब कुछ याद करने लगता है कि जेल में आने से पहले वो क्या था। नन्हे सिंह एक पहलवान था और उसने अपने कॉम्पिटिटर रंजीत सिंह को हरा दिया था, जिसके बाद नन्हे को विधायक जी से मेडल मिलता है। नन्हे सिंह इससे काफी ज्यादा खुश था और विधायक जी की बेटी कविता नन्हे सिंह से प्यार करने लगी थी। नन्हे भी उसे बहुत प्यार करता था और दोनों अक्सर मिला करते थे। एक दिन वो बैठकर शादी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी वहां पर रंजीत सिंह आता है, जिसे नन्हे ने पहले हराया था। इस बात का रंजीत नन्हे से बदला लेना चाहता था, इसलिए रंजीत वहां पर अपने लोगों को लेकर आता है और नन्हे को पीटने लगता है। सबसे पहले रंजीत कविता को वहां से लेकर जाता है और रंजीत के लोग नन्हे को काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। नन्हे भी उन्हें पीट रहा था, तभी वहां पर पुलिस आती है और नन्हे को पकड़ लेती है, जिसके बाद नन्हे को 17 साल की सजा हो जाती है। उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने 7 लोगों को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद नन्हे ने 17 साल जेल में गुजारे। आज 17 साल बाद वो अपने गांव वापस आया है। उसे लग रहा था कि कविता भी उसका इंतजार कर रही होगी। जब वो गांव में आता है तो वहां पर कुश्ती का कंपटीशन चल रहा था। कोई एक मैच जीत जाता है और वहां पर मेडल देने के लिए कविता को बुलाया जाता है। नन्हे सिंह कविता को देखकर काफी खुश होता है। तभी उसे पता चलता है कि कविता की रंजीत के साथ शादी हो गई है, जिसके बाद रंजीत जानबूझकर कविता के सामने जाता है, लेकिन कविता उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। ये देखकर रंजीत काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो कविता के पीछे जा रहा था। तभी वहां पर उसका एक दोस्त आता है और वो रंजीत को रोक लेता है। वो रंजीत को समझाता है कि ये सब करने से कोई भी मतलब नहीं होगा, उल्टा वो जेल से आया है फिर से जेल चला जाएगा। इसलिए रंजीत का दिमाग शांत करने के लिए वो उसे बहुत ज्यादा शराब पिलाता है, जिसके बाद उसे ब्रोथल लेकर जाता है। वहां पर रंजीत एक साधना नाम की सेक्स वर्कर के पास चला जाता है, लेकिन उसे साधना में भी कविता ही नजर आ रही थी, इसलिए वो साधना से काफी गुस्से से बात करने लगता है। वो उसे कहने लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझसे वादा किया था कि हमेशा हम सुख दुख में साथ रहेंगे, लेकिन मेरे जेल जाते ही तुमने मेरे सबसे बड़े दुश्मन से शादी कर ली, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुमने उसी से शादी क्यों की? ये बोलकर नन्हे साधना से लड़ने लगता है। नन्हे की बातें सुनकर साधना समझ जाती है कि नन्हे को किस बात की तकलीफ है। वो नन्हे से कहती है कि उसे कविता को माफ करना होगा, शायद उसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए उसने ये सब किया होगा। अगर नन्हे ने अभी उसे माफ नहीं किया तो वो हमेशा नफरत में ही रहेगा और अपनी आगे की जिंदगी भी खराब कर देगा। इसलिए वो नन्हे से कहती है कि वो अपनी नफरत को भूल जाए और बस प्यार को याद रखें। जिसके बाद साधना उसके साथ इंटीमेट होती है और नन्हे को उसके साथ इंटीमेट होकर काफी बेटर फील होता है। साथ ही नन्हे ने अब कविता को भी माफ कर दिया है और वो उसे भूलकर अपनी आगे की जिंदगी जीने वाला था। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी चौथी स्टोरी स्टार्ट होती है चक्रपाणी नाम के एक लड़के से, जो 21 साल का था। चक्रपाणी के पापा पंडित हैं और वो चाहते हैं कि चक्रपाणी भी अब पंडित बने, इसलिए वो चक्रपाणी को गांव बुलाते हैं। और चक्रपाणी कल ही अपने गांव वापस जाने वाला था, लेकिन उसे पंडित बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ बिल्कुल भी अभी तक नहीं जी थी। उसके फ्रेंड्स भी इस बात पर उस पर हंस रहे थे कि चक्रपाणी ने कुछ भी नहीं किया और वो ब्रह्मचारी ही रहेगा। जिसके बाद चक्रपाणी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वहां पर उसका एक फ्रेंड आता है और वो चक्रपाणी से कहता है कि वो पंडित कल बनने वाला है, यानी कि आज रात उसकी है और चक्रपाणी को उसे खास करना होगा। जिसके बाद चक्रपाणी स्टेशन जाने के लिए निकलता है, लेकिन स्टेशन से पहले उसे एक ब्रोथल में जाकर रुकना था। जिसके बाद वो वहां पर जाता है और एक डीलर से बात करता है।
वो डीलर चक्रपाणी को एक औरत के पास लेकर जाता है, लेकिन वो औरत उम्र में बहुत ज्यादा थी। वो औरत चक्रपाणी को अंदर लेकर जा रही थी और चक्रपाणी उसे मना कर रहा था। तभी उस औरत को एक दूसरा कस्टमर आता है और वो चक्रपाणी को छोड़कर वहां से चली जाती है और चक्रपाणी को कैटरीना के रूम में भेजा जाता है। कैटरीना को देखकर चक्रपाणी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि कैटरीना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो चक्रपाणी के पास आती है और चक्रपाणी काफी ज्यादा डर रहा था, जिसे देखकर कैटरीना समझ जाती है कि चक्रपाणी फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रहा है। वो चक्रपाणी से इस बारे में पूछती है तो चक्रपाणी बताता है कि ये उसका फर्स्ट और लास्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ से वो बनारस जाने वाला है और वहां जाकर वो पंडित बनेगा। तब से उसे इस सब का त्याग करना होगा। तब उसे कैटरीना कहती है कि जब अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो वो त्याग क्या करेगा। जिसके बाद वो चक्रपाणी के साथ इंटीमेट होती है और चक्रपाणी इससे बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन वो चक्रपाणी से पूछती है कि क्या वो आज की रात कभी भूल पाएगा, जिस पर चक्रपाणी कहता है कि वो इस रात को कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि कैटरीना उसकी लाइफ में आने वाली पहली और आखिरी लड़की होगी। तभी वहां पर कैटरीना का दूसरा कस्टमर आता है, इसलिए चक्रपाणी को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन चक्रपाणी वहां से जाते हुए अपनी टिकट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो पंडित नहीं बन सकता, इसलिए उसने बनारस जाना कैंसिल कर दिया था। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी 5वीं और आखिरी स्टोरी स्टार्ट होती है गैरी नाम के एक चोर से। अब गैरी ने कुछ चुराया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गैरी सिर्फ अपने मजे के लिए चोरी करता है, लेकिन उसने डिसाइड किया है कि जब भी उसे कोई बेहतर उसे मिल जाएगा जो उसके खेल को समझेगा, तब गैरी ये सब काम करना छोड़ देगा। जिसके बाद हम नैना नाम के एक सेक्स वर्कर को देखते हैं, जिसका ब्रॉथल में आज आखिरी दिन था। एक्चुअली नैना देख नहीं सकती थी, इसलिए वो 6 सालों से यहाँ पर थी। नैना ने यहाँ पर काम करके काफी सारे पैसे कमा लिए थे, जिससे उसके आंखों का ऑपरेशन होने वाला था। इसलिए नैना की ब्रॉथल में आखिरी रात थी, इसलिए उसके सारे साथी उसे एक फेयरवेल पार्टी देते हैं और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि आज जो भी हैंडसम लड़का यहाँ पर आएगा उसे वो नैना के पास भेज देंगे। नैना भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आने वाली थी। तभी हम गैरी को देखते हैं, जो पुलिस से छुपते हुए ब्रॉथल आता है। वहाँ पर नैना की फ्रेंड्स भी थी और गैरी काफी ज्यादा हैंडसम था, इसलिए वो गैरी को नैना के पास भेज देते हैं। गैरी भी वहाँ पर चला जाता है, लेकिन उसे पहले पता नहीं चलता कि नैना देख नहीं सकती। नैना गैरी से बातें करने लगती है, साथ ही वो अपने पैसे भी काउंट कर रही थी। वो सारे पैसों को एक थैली में रख देती है, जिसके बाद वो गैरी के पास आकर उसे छूकर महसूस करने की कोशिश करती है। तब गैरी समझ जाता है कि नैना देख नहीं सकती। नैना गैरी से कहती है कि वो हर एक चीज देख सकती है जिसे आंख वाले नहीं देख सकते। जिस पर गैरी उससे पूछता है कि उसे गैरी में क्या नजर आता है, तो नैना बताती है कि उसे गैरी में एक चोर नजर आता है। और ये सुनकर गैरी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि गैरी जब से वहां पर आया था उसकी नजर नैना के पैसों पर थी। नैना कहती है कि आज उसकी यहाँ पर आखिरी रात है, इसलिए वो गैरी के साथ इंटीमेट अपना काम समझकर नहीं होगी, इसलिए वो गैरी के साथ पूरे मन से इंटीमेट होती है। जिसके बाद वो गैरी से कहती है कि आज तक उसे किसी भी क्लाइंट के साथ इतना स्पेशल नहीं फील हुआ जितना उसे गैरी के साथ स्पेशल फील हुआ। नैना कहती है कि जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो वो एक बार गैरी को देखना चाहती है, लेकिन गैरी कहता है कि अब तक उसे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो गैरी को फिर से मिलना चाहता हो। लेकिन नैना कहती है कि वो गैरी से दोबारा जरूर मिलेगी। जिसके बाद गैरी वहां से जाने लगता है। जाते वक्त वो नैना के पैसों की थैली को देखता है और उसे उठा लेता है। और नैना भी इस सब को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो गैरी से कुछ भी नहीं कहती। गैरी जब वहां से जा रहा था तो वो समझ चुका था कि नैना जान चुकी है कि गैरी उसके पैसे चुरा के जा रहा है, लेकिन फिर भी नैना ने उसे कुछ भी नहीं कहा। गैरी यही सोच रहा था कि उसने डिसाइड किया था कि जब भी उससे कोई बेहतर उसे मिल जाएगा जो उसके खेल को समझेगा, तो ये काम वो बंद कर देगा। इसलिए गैरी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नैना की एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसे कहती है कि नैना ने अपने पैसों की थैली बाहर रख दी थी। जिसके बाद वो नैना को पैसे देती है। पैसे देखकर नैना समझ जाती है कि गैरी ही उसके पैसे वहां पर छोड़कर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैरी ने सरेंडर किया है, क्योंकि अब से वो चोरी करना बंद कर चुका है। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी रात्रि की यात्री सीरीज की स्टोरी। अगर आपको ये सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।